Hello, welcome back to Miss Healthy Classes about us. From trade to territory, the company establishes power. ये चैप्टर 2 है क्लास 8 हिस्ट्री का। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित करी थी। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कामयाब कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न लोग में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के बाद तक राजनीति क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप सब जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर यह कैसे हुआ कि एक दिन वे विशाल साम्राज्य के स्वामी यानी मास्टर ऑफ वास्ट एम्पायर बन बैठे। इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम देखेंगे कि यह कैसे हुआ। ये जो नीचे में फिगर दिया है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि कैप्टन हंसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को अरेस्ट कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 बहादुर शाह जफर 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोही ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया या सप्रेस कर दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे को जफर के सामने मार डाला। ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से ईस्ट आई? पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन किस तरह हुआ? सन 1600 यानी 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर्ड अर्थात इजाजतनामा और कंसेंट ग्रांट हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इंतजामनामे विद दिस चार्टर का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती है, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद सकती है और यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती है। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारियों कंपनी से भी बहुत ज्यादा कंपटीशन लगती थी, तो वो कंपटीशन का भय भी खत्म हो चुका था। उस जमाने में मर्केंटाइलिज्म या वाणिज्यिक कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी है यानी कोई कॉम्पिटिटर है ना, तो वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। इस रॉयल चार्टर में दूसरी यूरोपियन ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते थे, केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा कर हिंद महासागर पार करते थे, तब तक पुर्तगालियों या पुर्तगीजों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल की खोज में यात्री वास्को ड गामा ने
1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था? 17th सेंचुरी में शुरुआत में डच भी हिंद महासागर के व्यापार। 17वीं शताब्दी या 17th सेंचुरी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए, फ्रेंच ट्रेडर भी सामने आ गए। मर्केंटाइल या फिर का मतलब ये होता है एक ऐसा व्यवसाय, एक ऐसा एंटरप्राइज जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर ज्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाया जा सके। मुख्य रूप से व्यापार का जरिया जो होता है वो मुनाफा कमाने का होता है, यानी प्रॉफिट कमाने का। अब यहाँ पे समस्या ये थी, प्रॉब्लम ये थी कि सारे कंपनियां एक जैसी चीजों को ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच में इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन को से भारतीय बाजारों में इन चीज की कीमत बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाले मुनाफे गिरने लगे। अब इन व्यापारियों कंपनी के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ में व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयां शुरू होनी हो गई। और 18 और 17वीं सेंचुरी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाज को डुबो देती, रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की भी मदद से चल रहे थे। और व्यापारिक चौकियां, जो भी ट्रेडिंग पोस्ट थी, वो किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था, फोर्टिफिकेशन से। अ, अपनी बस्तियों के किले बंद करने और व्यापार से मुनाफा कमाने की इन कोशिश के कारण राजनीय शासक से भी टकराव होने लगते थे कभी कभी। इस प्रकार व्यापार और राजनीति एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये देखिए कि किस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स में एंटर करा। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ट्रेड करी बंगाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां नियंत्रण होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया, कहा भी। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उससे मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जिम्मेदारी जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इससे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी के बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान एक ऐसा कुछ होता है जिसको कहते हैं एक शाही आदेश और रॉयल एडिक्ट और रॉयल ऑर्डर। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों से ज्यादा फायदे उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो औरंगजेब ने जब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें कोई छूट नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली यानी ड्यूटी वसूली, टैक्स बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के जो नवाब थे, मुर्शिद कुली खान, वो कैसे प्रोटेस्ट नहीं करते, वो कैसे विरोध नहीं करते। ये जो चित्र है ये लोकल बोट ब्रिंग गुड्स फ्रॉम द शिप, ये मद्रास से जहाज के सामान लाती स्थानीय नौकाएं हैं और विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया ये चित्र है।
1867 का। अब किस तरीके से जो ट्रेड है वो लेड टू द बैटल्स, किस तरीके से व्यापार जो है वो युद्ध तक गया। 18th सेंचुरी की शुरुआत में जो कंपनी और बंगाल के नवाब का टकराव था काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने में लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी होती थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए। ये भी शक्तिशाली शासक ही थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उस वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठी लिखी और नवाब व उनके अधिकारी को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारी की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा था, बहुत ही तबाह हो रहा था। व्यापार तभी फल फूल सकता था जब सरकार जो है वो शुल्क जुटा सकती है। कंपनी को इस बात पे यकीन थी कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा, रिबिल्ड इट्स फोर्ट, उन्हें फोर्टिफिकेशन को फिर से करना होगा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी, टकराव था दोनों के बीच गंभीर। गए इन टकरावों की जो परिणति थी वो यानी जो फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस थी वो बैटल ऑफ पलासी थी। यहाँ पे पपेट हम पढ़ेंगे, दैट इज कठपुतली। एक ऐसा खिलौना होता है जिससे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं और जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए कठपुतली कहा जाता है। बैटल ऑफ पलासी, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डिड यू नो, क्या आप जानते हैं कि पलासी का नाम किस तरह पड़ा। दरअसल असली नाम पलाशी असली नाम पलाशी था, जिसे अंग्रेज ने बिगाड़कर प्लासी प्लासी कर दिया। इस जगह को पलाशी यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण कहा जाता था। पलाश के खूबसूरत लाल फूल से गुलाल बनाया जाता था जिसका होली के दिन इस्तेमाल होता था। अब बैटल ऑफ पलासी देखेंगे। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जिधर चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतों और अन्य सुविधाओं आसानी से आनाकानी करे बिना दे सके। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म किया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बकायदा राजस्व चुकाया। जब दोनों पक्ष पीठ हटाने के लिए तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाही के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, इंग्लिश फैक्ट्री थी, उस पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजियों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया। अंग्रेज ने हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। फिर उसके बाद इस सेना को नौसैनिक बड़ी मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार एक बड़ा कारण उनके
सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजरिया भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध मतलब ये कारगुजरिया मतलब ये होगा कि आप थोड़े मिले हुए थे। तो टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटा कर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाए। अब ये जो है इधर जो फिगर है ये बताता है कि ये जनरल कोर्ट रूम है ईस्ट इंडिया हाउस का। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी मीटिंग होते थे इस हाउस में, बैठक होती थी। ये एक सभा का चित्र है। ये चित्र है सिराजुद्दौला का। ये सोर्स है जिसमें प्रोमिसेस ऑफ रिचेस, इसमें ये है इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेशी विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 में कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी और उसमें ये लिखा था, बट so large a sovereignty may possible be an true object expensive for a mercantile company. I flatter myself that there will be little or no difficulty in obtaining the absolute possession of the rich kings. इसमें कहा था ऐसे, लेकिन इतनी विशाल सत्ता का एक अपना राज्य होना वाणिज्यिक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ देता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। ये एक सोर्स है जस्ट, और कुछ नहीं। ये कंप्लेन ऑफ नवाब है जो उन्होंने कंप्लेन की, नवाब की क्या शिकायती थी कंपनी से। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। उन्हें वह जमीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहां मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इस चारों तरफ से गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने ना जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों के साथ मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया, और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरत और मर्दों को उनकी ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे हैं। ये ये ऑल द वे नवाबों का कंप्लेन था। प्लासी की जंग को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत में कंपनी की ये पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। इसका मूल उद्देश्य व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को यह भी पता चल गया कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता या सोवरेनिटी का दिखावा करना पड़ता। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे भी हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में लड़ी गई। उसमें उसको भी हारना पड़ा। उससे बाहर बंगाल के बाहर कर दिया गया। फिर मीर जाफर दोबारा नवाब बन गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने व्यापारी
जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में लगभग मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी का बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उससे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसके वजह ये भी थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लासी के जंग के बाद ब्रिटेन में सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्च चला रही थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। कंपनी ऑफिशियल अब नवाब बनने बैठे थे। नवाब जो बनने का क्या मतलब? इसका यह मतलब था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसे कुछ और फायदे में भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे अपनी कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई आए तो उस उनकी उम्र 18 साल थी। 1767 में वो इंडिया छोड़कर गए, तो यहाँ उनकी दौलत लगभग इतना यूरो वॉर थी, में आप देख सकते हैं। 4 लाख समथिंग। इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत को बहुत सस्पिशन तरीके से देखने लगे कि इतना वेल्थ कहाँ से आया। सरकार को उसी संपत्ति का संदेह होने लगा। उस भ्रष्टाचार आरोप से बरी तो कर दिया गया, लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया ये सारी चीजों से। पर लास्टली क्या हुआ कि 1774 में उन्होंने खुद ही आत्महत्या कर ली, रॉबर्ट क्लाइव ने। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम से जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्हें वहां आलीशान जीवन जिया। उन्होंने वहां के लोग नवाब कहते थे, नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब ही अंग्रेजी का संस्करण बन गया, एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ इंडियन वर्ड। उन्हें उन्होंने लोग अक्सर ये कहते थे कि नए अमीर और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोग के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टून में भी उनका मजाक उड़ाया जाता था। क्लाइव
अपने आप को कैसा कंसिडर करता था। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी में की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पे चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। Kindly like, share, and subscribe. Please support us. We need your support very, very much. Please help us grow. Thank you, everyone. Bye bye.